हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेके आए हैं हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो आपका है प्रीवियस ईयर का। ये जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये गाइस ये सारा प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, और ये आपका हिंदी का है। तो गाइस आपका पेपर, एग्ज़ाम पेपर बहुत करीब है, तो अपना मेहनत बनाए रखिए। आई होप आपका स्टडी कंटिन्यू है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य पढ़ के जाएं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है गाइज, हमने यहाँ 22 क्वेश्चन लिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये है हमारा आज का हिंदी का। तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं। हिंदी मैराथन क्लास प्रीवियस ईयर का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो गाइस, सब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं वही हमारी क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं या उसको खंड नहीं कर सकते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, वर्णमाला का आशय है। वर्णमाला का आशय है, मतलब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो गाइस, वर्णमाला वर्डों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ पहले, उसके बाद आपको लघु उत्तरी और उसके बाद अति लघु उत्तरी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये एक लाइन का आंसर है आपका, वर्डों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, थर्ड नंबर कह रहा है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या होती है। तो हिंदी भाषा में कितने वर्ड होते हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल आपके होते हैं 52 वर्ड। ठीक है, जिसमें से 11 आपके स्वर और बचे आपके व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका कह रहा है, अयोगवाह है। मतलब अयोगवाह किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर, तो विसर्ग और अनुस्वार को कहते हैं, दोनों को कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में बस आपका विसर्ग था, ये क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिया है। ठीक है, तो अयोग आपका विसर्ग भी होता है। एक मिनट गाइस, विसर्ग तो होता ही है, अनुस्वार भी होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में विसर्ग न दे के अनुस्वार दिया हो तो अनुस्वार भी लगाइएगा। अयोग व आपके होते हैं ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हिंदी भाषा के व्यंजक वर्डों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। हिंदी भाषा में जो भी आपके व्यंजक वर्ड होते हैं, टोटल वर्ड तो 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये मेनली पूछ रहा है कि जो व्यंजन वर्ड हैं उनका उच्चारण किस किस स्थानों से होता है, वो स्थान बताइए जिस स्थानों से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो वो आपका हो जाता है, बहुत सारे स्थान होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। पहला है दंत, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, और चौथा है दंत योष्ट, मतलब दांत और ओष्ठ दोनों से जिसको करते हैं हम मूर्धन्य, जो मूर्धा से करते हैं। तो ये आपका हो गया दंत पहला, जिससे दांत से उच्चारण होता है, जैसे त थ द ध। ठीक है, त वर्ग जो होते हैं,
फिर कंठ से, कंठ से होता है जो क वर्ग होते हैं, क ख ग घ अंग। तालु से जो होता है तालव्य, ठीक है। त थ मूर्धा से जो होता है तो मूर्धन्य। तो ये सब उच्चारण स्थान है आपके, ठीक है, व्यंजक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए। तो व्यंजन कई टाइप्स के होते हैं गाइस। आपका स्पर्शी व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, आपका उष्ण व्यंजन है। तो इसमें पूछा है संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन पूछा है। तो संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं संयुक्त व्यंजन। वो हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये 4 आपके होते हैं। और ये भी पूछता है गाइस कि आपका ये क्वेश्चन इसमें से फिर अलग अलग से पूछ लेता है, जैसे कि कछ किन शब्द वर्ड से बना है, तो क और स से बना है, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा। त्र अलग से पूछ लेगा, त्र किस वर्ड से बना है मिलके, तो त और र से बना है। और ज्ञ कैसे बना है, तो ज और र से मिलकर बना है। और स्र कैसे बना है, तो स और र से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गाइस आपका हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। मतलब हिंदी भाषा में कौन कौन से कौशल होते हैं? तो गाइस हिंदी भाषा में निम्न कौशल दिए गए हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये आपके भाषा कौशल है। इसे हम भाषा को क्या कहते हैं? सीखते हैं, ठीक है। सुनते हैं हम किसी चीज़ को तब भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, फिर आपका है बोल कर भी सीखते हैं, पढ़ कर भी सीखते हैं भाषा को मेनली, और उसके बाद लिख के भी सीखते हैं गाइस, ठीक है। तो मान लीजिए सुनना कैसे है आपका भाषा का कौशल सुनना। मान लीजिए हम किसी के बातों को सुनते हैं तो उनके भाषा को हम सीखते हैं, कैसे वो बात कर रहा है, उनकी लैंग्वेज क्या है। और बोलना, फिर हम वो सुनने के बाद बोलना होता है गाइस। अगर हम किसी बातों को सुन लेते हैं, उनके बातों को देखते हैं, फिर उनसे कुछ सीखते हैं, तब हम क्या करते हैं? बोलते हैं। और उसके बाद बोलने के बाद हमको पढ़ना होता है। पढ़ना जैसे कि बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तब भी हमको वहाँ से भाषा का ज्ञान होता है। और उसके बाद लिखना, फिर लिखते हैं तो हम जिस भाषा में लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सब ये भाषा से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये भाषा कौशल हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं गाइस, आइए इसको देखते हैं। पहले ये समझ लीजिए विराम चिन्ह है क्या। तो विराम चिन्ह हमारे वो चिन्ह होते हैं जो हमारे वाक्यों को संगठित करते हैं। मतलब कैसे उसको लय में लाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, ये सब चीज़ें हमारे व्यवस्थित बनाती हैं सेंटेंस को, ठीक है, पैराग्राफ को। तो निम्न प्रकार के दिए गए हैं। ये पहला आपका है पूर्ण विराम, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है जो हर सेंटेंस के अंत में लगाते हैं, चाहे वाक्य के अंत में लगाते हैं, चाहे वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, नहीं मतलब होता है, ये हर जगह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा है आपका अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़े से ठहराव के लिए, थोड़े से रुकने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं हम सोना, चांदी। तो सोना के बाद हम तुरंत कॉमा लगा देते हैं। ये तो इसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, और हिंदी में हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। तो थोड़े समय को रुकने के लिए कहते हैं। और आपका थर्ड है अर्ध विराम। अर्ध विराम जो होता है ना, वो अल्प विराम से कम रुकने के लिए किया जाता है। जैसे अल्प विराम का थोड़ा अधिक ठहराव के लिए किया जाता है,
लेकिन अर्धविराम जो होता है उसका यूज़ थोड़ा सा इससे कम ठहराव के लिए किया जाता है। इसका सिंबल होता है ये अल्प विराम का सिंबल है आपका। नेक्स्ट है आपका प्रश्न सूचक। जैसे किसी भी क्वेश्चन को पूछते हैं तो उसके लास्ट में यूज किया जाता है, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का आपका ये गाइस विस्मयादि बोधक का ये होता है गाइस, ये मैंने मिस्टेक से बता दिया था। आपका अर्धविराम का आपका ये अर्धविराम का ये होता है, सॉरी, ठीक है। और विराम ये होता है, अपूर्ण विराम ये होता है, और आपका क्वेश्चन मार्क ये होता है, प्रश्नवाचक। अब आता है विस्मयादि, ये होता है। तो विस्मयादि का आपका यूज वहाँ करते हैं जहाँ हर्ष को अपना बताना हो, क्रोध को बताना हो, ठीक है, प्यार जहाँ प्रकट करना है, ठीक है, जैसे कि हुर्रा हम तो मैच जीत गए, वाह वो कितनी सुंदर है, आश्चर्य करने के लिए भी करके आता है, जैसे कि वाह। इसके बाद तुरंत लगता है वह कितनी सुंदर है, ठीक है, कितनी सुंदर है। ऐसे अल्लाह सुबह आह दुख प्रकट करने के लिए भी क्या किया, जैसे कि आह खुशी क्या हो गया, ठीक है। तो आश्चर्य करने के लिए किया जाता है, दुख व्यक्त करने के लिए किया जाता है, खुशी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और होता है ये। अब उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक मतलब कि पहले देखिए निर्देशक मतलब होता है, इसका सिंबल होता है ये। किसी के कोई चीज़ें लिखी गई हैं सेंटेंस, उसके बाद डैश दिया जाता है, ये बड़ा होता है, उसके बाद कुछ लिखा जाता है। उसके बाद योजक होता है जो निर्देशक थोड़ा छोटा होता है। जैसे कि योजक का हम यूज़ करते हैं, योजक का दो समान वस्तुओं को जोड़ने के लिए लिखते हैं हम छोटा बड़ा, तो छोटा लिख के बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। दिन रात, तो इनको दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं योजक का। नेक्स्ट है अवतरण। अवतरण है आपका ये उदाहरण, किसी के हम वाक्य जो कोई कहता है, किसी के सेंटेंस को या किसी के कथन को, मेनली कथन को हम क्या करते हैं, किसी कथन को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो उसको अवतरण कहते हैं। अब ये कोष्ठक का सिंबल आपका ये होता है, ठीक है। और विवरण का आपका सिंबल ये होता है हंस पद तो गाइस आपको पता होगा, बहुत इम्पोर्टेंट, हमेशा पूछता है हंस पद। जैसे कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो और वहाँ आपका कोई वो शब्द छूट गया, तो उसको कंप्लीट करने के लिए करते हैं, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। जैसे कि वह घर था, या एक मिनट आप ले लीजिए, वह घर था, तो हमको यहाँ गया लिखना था गाइस, तो यहाँ गया छूट गया, तो यहाँ ऐसे हंस पद लगा के गया लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी छूट जाता है बीच में सेंटेंस, उसको हम हंस पद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, तो ये थे गाइस आपके विराम चिन्हों के प्रकार। पहला है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक, निर्देशक, योजक, अवतरण, कोष्ठक, विवरण, हंस पद, ठीक है। अब आपके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारकों के उल्लेख कीजिए। मतलब कह रहा है कि कोई बच्चा आपका कोई भी बच्चा होता है, वो उच्चारण करता है, तो गलती या गलत उच्चारण कर रहा है या अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, क्या क्या कमियां है, मतलब क्या क्या रीज़न हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है अशुद्ध उच्चारण का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, कह रहा है अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करिए। मतलब जो भी हम उच्चारण करते हैं वो अशुद्ध क्यों होते हैं, किस वजह से हो जाते हैं, उस पर आइए चर्चा करते हैं। जो कह रहा है निम्न है, पहला है
ध्वनि लोपन मतलब कि मान लीजिए कोई भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं या शब्द बोल रहे हैं तो उसमें हम किसी वर्ड का लोप कर देते हैं, मतलब कोई वर्ड छूट जाता है बोलते टाइम, तो वो आपका ध्वनि लोपन हो गया। दूसरा है ध्वनि विपर्य, मतलब इसका मतलब होता है किसी ध्वनि को उलट पुलट के बोल देना, आगे पीछे करके बोल देना, ये भी हमारे अशुद्ध उच्चारण के कारण होते हैं। तीसरा आपका है उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि जब भी उच्चारण करते हैं उसका नियम कुछ है उच्चारण के, उसको हमको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि समान प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बोलने में, उनको हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार के। और नेक्स्ट है शारीरिक विकृतियाँ भी कुछ होती हैं, मान लीजिए किसी का होस्ट तालु में कुछ प्रॉब्लम है या उनको शारीरिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, जैसे तुतला के बोलना, हकला के बोलना, तो उनका जो उच्चारण होता है वो शुद्ध तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये गाइस 4 हमने बताए आपको अशुद्ध उच्चारण के कारण: ध्वनि लोपन, ध्वनि विपर्य, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना और शारीरिक विकृतियाँ, ठीक है, शारीरिक विकृतियाँ मतलब शारीरिक कुछ दोष हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधारने हेतु ध्यान वाले बिंदुओं को आप लिखें। ऊपर हमने पढ़ा कि अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या हो सकते हैं, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। जो भी बच्चा अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो कैसे हम क्या उपाय हैं जिससे हम उससे शुद्ध उच्चारण करवाएंगे, तो वो है आपके यहाँ दिया गया है। उच्चारण के उपाय निम्न है, शुद्ध उच्चारण के उपाय निम्न है। पहला जैसे आपका कह रहा है कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करें। पहली बात तो ये है कि जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक का अनुपालन करते हैं, ठीक है, उनका अनुकरण करते हैं, उनको देख कर सीखते हैं। अगर शिक्षक शुद्ध उच्चारण करेगा तो उनके उच्चारण को सुन के बच्चों में ऑटोमेटिक चीज़ें आएंगी, वो शुद्ध उच्चारण बोलना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा है आपका छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाना। अगर बच्चा कोई बोल रहा है तो उससे शुद्ध बोलवाइए, शुद्ध उच्चारण कराइए, मतलब कि अगर उससे गलतियां हो रही हैं उच्चारण करने में तो आप क्या करिए, उससे फिर से कराइए, अभ्यास कराइए उच्चारण का, तो फिर क्या करेगा, करने लगेगा। थर्ड है सुलेख का अभ्यास कराना। सुलेख मतलब सुंदर लेख लिखवाना, या आप उससे लिखने के लिए बोलिए 1 पेज 2 पेज, मतलब डेली कुछ ना कुछ उससे लिखवाइए, जिससे लिखेगा, वो देख के भी लिखेगा तो शब्दों को देखेगा, फिर उसके बाद देखेगा तो अच्छे से शुद्ध लिखेगा, और जब शुद्ध लिखेगा तो शुद्ध उच्चारण भी करेगा। नेक्स्ट है समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर समझाना। जैसे कि कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो बच्चे उसको सेम सारी चीज़ों को एक ही तरह पढ़ने लगते हैं। तो जो भी समान उच्चारण वाले अक्षर हैं उनमें अंतर बच्चों को समझाना, ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, उच्चारण में शुद्धता आती है, या क्या होता है, शुद्ध उच्चारण होता है। तो ये हमारे थे उपाय सुधारने के, अशुद्ध उच्चारण के उपाय हैं सुधारने के लिए, उसको हम शुद्ध उच्चारण में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला क्या है, कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करें। दूसरा है छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाएं। तीसरा है सुलेख का अभ्यास कराना, और चौथा है समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर को समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 11, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है उच्चारण शिक्षण की विधियाँ। मतलब हम बच्चों से उच्चारण करा रहे हैं तो कुछ विधियाँ भी होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम फॉलो करा के उसको हम शुद्ध उच्चारण करा सकते हैं। तो वो विधियाँ आपकी निम्न है दी गई हैं, जैसे कि अक्षर बोध।
पहला है अक्षर बोध विधि, मतलब पहले आप बच्चों को अक्षर के बारे में बताएं। आपके अक्षर क्या हैं, स्वर, व्यंजन, जितने भी वर्ड हैं, वर्णमाला है, पहले उसका ज्ञान कराएं। उसको बारे में उसको पढ़ के बताएं कि इसको कैसे उच्चारण किया जाता है। दूसरा है ध्वनि साम्य विधि। जो ध्वनि साम्य विधि का मतलब कुछ ध्वनियाँ तो ऐसी होती हैं जिनका मतलब वो ध्वनि उनको बोलते हैं तो वो सेम सेम आवाज़ निकालती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उनको बताएं। जैसे कि श्रम है, भ्रम है, क्रम है, तो ये र तीनों यहाँ र का यूज़ हुआ है, तो इस प्रकार के शब्दों को ज्ञान कराएं इस विधि से, ध्वनि साम्य विधि से। तीसरा है आपका भाषा शिक्षण यंत्र। भाषा शिक्षण यंत्र के द्वारा, जैसे कि शिक्षण हम करा रहे हैं क्लास में, तो भाषा जब भी हम भाषा बोलते हैं, खुद उच्चारण करते हैं, तो बच्चों को उसके माध्यम से कराएं, अनुकरण करवा के कराएं। और चौथा खुद ही अनुकरण है, जैसे कि जैसा शिक्षक उच्चारण करेगा वैसे बच्चे भी करेंगे, क्योंकि बच्चे शिक्षक को अनुकरण करते हैं। तो ये आपकी उच्चारण शिक्षण की विधियां हैं। पहला है अक्षर बोध, पहला अक्षर का बोध कराएं। दूसरा है ध्वनि साम्य विधि। तीसरा है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। और चौथा है अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार से किया जाता है। मतलब छात्रों से जो अपेक्षित लेखन कौशल होते हैं उसका विकास कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेखन कौशल मतलब उनकी जो लिखने की कौशल है कैसे उसको अच्छा करेंगे, कैसे किस विधि से उनको बताएंगे कि उनका लेखन कौशल में सुधार आए। ठीक है, तो पहला है आपका पत्र लेखन। बच्चों से पत्र लिखवाएं, पत्र लिखवाने से उनमें लेखन का विकास होता है, अपेक्षित लेखन कौशल का विकास होता है। बच्चे अपने दिमाग से लिखते हैं, कुछ टीचर द्वारा बताए चीज़ों को इंक्लूड करते हैं उसमें, तो ऐसे लिखने से उनका क्या होता है, कौशलों का विकास होता है, लेखन कौशल का। दूसरा है वर्णन। वर्णन मतलब कि कोई आप टॉपिक दे दीजिए बच्चों को, या तो बच्चा क्या करेगा अपने हिसाब से उस चीज़ों को वर्णन करेगा, उस चीज़ के बारे में बताएगा, वो वर्णन करके लिखेगा। तीसरा होता है व्याख्या। व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना चीज़ों को, कैसे आई, कैसे क्या है, क्या इसकी गुण है, क्या अवगुण है, तो उसको व्याख्या करना। और चौथा है निबंध लिखवाना। बच्चे से निबंध लिखवाइए आप, वो निबंध अपने भाषा में लिखेगा, अपने वर्ड्स का यूज़ करेगा, अपने शब्दों का प्रयोग करेगा। तो इनका ऐसे करने से इन बच्चों का लेखन कौशलों का विकास होगा। तो लेखन कौशलों का विकास क्या होगा, पत्र लेखन से, वर्णन से, व्याख्या से, निबंध लेखन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेखन करें। अब तो वो ये शिक्षण विधि है, ठीक है, कि लेखन के शिक्षण विधियाँ क्या है, किस किस तरीके से हम बच्चे को लिखने का शिक्षण दे सकते हैं, लिखने का तरीका बता सकते हैं। तो पहला है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि ने मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। ये बताती है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से लिखना सिखाएं। ठीक है, तो ये खेल के माध्यम से बेसिकली होता है बच्चों को लिखना सिखाना, शिक्षण कराना, मतलब शिक्षण में पढ़ाना, मतलब लिखना हम कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, शिक्षण कैसे करा सकते हैं लिखने का। तो मॉन्टेसरी विधि हो गया। दूसरा हो गया अनुकरण विधि हो गया, ठीक है, किसी को देख के करना, अनुकरण विधि हो गया। और तीसरा पेस्टलाजी विधि। पेस्टलाजी विधि मतलब सरल से कठिन की ओर, पहले हम सरल शब्दों को लिखवाएं फिर कठिन पे जाएं। और चौथा है रेखा विधि। ठीक है, रेखा विधि मतलब किसी भी शब्द को लिखते हैं तो उसके ऊपर हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे कि ये लाइन खींची गई है तो बच्चों को हम ऐसे बहुत सारी कॉपी आती हैं तो इसमें हम लिखवा सकते हैं। तो ये आपको रेखा विधि हो गया। ठीक है, रेखा विधि से भी हम बच्चों का लेखन अच्छा करा सकते हैं, लेखन शिक्षण करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण दीजिए।
अभी मैंने विराम बताया था कितने प्रकार के होते हैं, उसमें सब अलग से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्ध विराम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जान जाइए गाइस यहाँ पे आप अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का सिंबल आपका होता है ये, अर्ध विराम का होता है। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने के लिए करते हैं। जैसे कि ये अल्प विराम होता है, ठीक है। तो अल्प विराम से क्या, इसका प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने के लिए करते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल है, उसकी रुचि क्या है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो यहाँ आपका होगा अर्ध विराम का चिन्ह यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, कह रहा है सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ये होता है, ठीक है। इसका चिन्ह होता है ये, जैसे कि अन्या अच्छी लड़की है, तो अन्या अच्छी लड़की है, तो इसके वाक्य के अंत में हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम का यूज करते हैं। वाक्य छोटा है बड़ा है उससे नहीं मतलब होता है, आपका जो पूर्ण विराम है हर जगह वाक्य के अंत में किया जाता है। तो ये गाइस थे आपके क्वेश्चन नंबर आपका था ये 14। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, ड़ तथा ड वर्ड है, तो ये हम कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ड कहते हैं। ये वर्ड कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त वर्ड, ठीक है। उत्क्षिप्त वर्ड होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, श का उच्चारण स्थान है। तो गाइस आपको 3 स होते हैं, एक ये स होता है, इसको हम दांत से उच्चारण करते हैं, दंत हो गया। एक आपका होता है आपका ये, तो ये आपका मूर्धन्य हो गया, ये मूर्धा से करते हैं उच्चारण। और एक ये आपका सा होता है ये, तो इसी का पूछा है इसे तालु। तो तालु से हम क्या करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आनंद का विलोम क्या है। आनंद का विलोम बताना है। तो आनंद का विलोम आपका होता है विषाद। क्या होता है, विषाद। आनंद मतलब खुशी होती है और विषाद मतलब दुख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18, द्विज शब्द का अर्थ होता है, या द्विज का पर्यायवाची क्या क्या है। तो द्विज मतलब आपका द्विज का मतलब आपका दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, और ये ब्राह्मण भी होता है, ठीक है, ब्राह्मण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन 19 कह रहा है नूतन का विलोम क्या होता है, ठीक है। नूतन, तो गाइस नूतन का विलोम देखिए, नूतन मतलब नया होता है, ठीक है। तो इसका नूतन का विलोम हो जाएगा आपका पुरातन, ठीक है। पुरातन मतलब प्राचीन या पुराना, ठीक है। तो नूतन का विलोम आपका हो जाएगा पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है। तो जब भी हम भाषा शिक्षण सीखते हैं, भाषा शिक्षण कराते हैं, भाषा को पढ़ाते हैं, तो उसमें जो सुलेख का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है। तो इस शब्द से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। सुलेख का मतलब होता है, सु से मतलब सुंदर और लेख का मतलब लिखना, तो सुंदर लेखन, ठीक है, सुंदर लेखन। तो सुलेख मतलब सुंदर लेखन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं ज्ञ वर्ड के किन वर्ड ज्ञ जो वर्ड है किन वर्डों के संयुक्त से बना है। जैसे मैंने संयुक्त वर्ड बताए थे आपको, उसमें से ज्ञ के बारे में पूछ रहा है कि ज्ञ किससे बना है। तो ज्ञ बनता है आपका ज और इ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ बताइए। तो उपेक्षा मतलब होता है आपका अवहेलना करना, किसी की बातों को न मानना, उनके बातों को काट देना, अवहेलना हो जाएगा।
और अवहेलना, ठीक है, अवहेलना।